जय हिंद दोस्तों, एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। इस सेशन में हम लोग उत्तर प्रदेश आरओ एआरओ के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए उन सभी क्वेश्चनों पर डिस्कशन हम लोग करेंगे जो एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और इस सेशन में हम लोग जो स्पेशली डिस्कशन करेंगे मेडुअल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारतीय इतिहास पर। और आप लोगों का कमेंट भी था कि सर मध्यकालीन भारतीय इतिहास से यानी स्पेशली दिल्ली सल्तनत से संबंधित इम्पॉर्टेंट प्रश्नों पर डिस्कशन करा दीजिए। तो उन प्रश्नों पर हम अवश्य डिस्कशन कराएंगे और उन प्रश्नों पर ही स्पेशली डिस्कशन कराने के लिए हम लोग इस सेशन में उपस्थित हुए हैं। तो आइए इस सेशन के प्रश्नों को हम लोग प्रारंभ करें जो एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने गुजरात के किस शासक को पराजित किया? ओके, प्रश्न कह रहा है महमूद गजनवी ने गुजरात के किस शासक को पराजित किया? ऑप्शन कह रहा है राजा जयपाल, ऑप्शन बी कह रहा है राज्यपाल, ऑप्शन सी है विद्याधर और ऑप्शन डी कह रहा है राजा भीमदेव प्रथम यानी फर्स्ट। ओके, तो गुजरात के कौन शासक थे यह देखना है। यहां पर जो है राजा जयपाल यह हिंदू शाही राजवंश के शासक हैं जिनकी राजधानी वहिंद थी और काबुल, सिंध और काबुल तक के एरिया में इनका शासनकाल था। ओके, तो यहां पर यह हिंदू शाही राज्य के राजा थे, हिंदू शाही राज्य के यह राजा थे जिनकी राजधानी वहिंद थी। इसके बाद राज्यपाल जो है यह कन्नौज में शासन कर रहे थे, कन्नौज यानी उत्तर प्रदेश। विद्याधर जो है कालिंजर है, कालिंजर में यह शासन कर रहे थे। ओके, और यह चंदेल राजवंश से बिलोंग करते थे। विद्याधर चंदेल राजवंश से यानी चंदेल वंश के राजा थे। इसके बाद राजा भीमदेव जो है यह गुजरात के राजा थे। ओके, तो प्रश्न कह रहा है महमूद गजनवी ने गुजरात के किस शासक को पराजित किया? तो गुजरात के जो शासक है राजा भीमदेव, तो किसे पराजित करेगा? राजा भीमदेव को पराजित करेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, गुजरात के। और यह चालुक्य वंश के राजा थे, इस बात को भी ध्यान रखना है, यह चालुक्य वंश के राजा थे। चालुक्य वंश के राजा थे। और यहां पर आक्रमण कब किया था? तो 1025 में, 1025 ईस्वी में यहां पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। और भीमदेव, राजा भीमदेव, क्योंकि गुजरात पर सोमनाथ पर आक्रमण, ओके, जब सोमनाथ पर, गुजरात पर जब आक्रमण किया था तो सोमनाथ मंदिर पर जब आक्रमण किया था तो शासक वह राजा भीमदेव के अधीन था। और राजा भीमदेव महमूद गजनवी के आक्रमण की सूचना जब इनको मिली तो यह युद्ध नहीं किए, अपितु राजधानी छोड़ करके भाग निकले और चिंता देवी मंदिर में जाकर के छिप लिए। और जिसके कारण महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर को भारी तरह से, एक तरह से कहिए कि लूटपाट किया और सारे धन लूट करके लेके चला गया, मंदिर को भी नष्ट करवा दिया, भगवान शिव की मूर्ति को भी नष्ट करवा दिया। ओके, तो इसका आंसर यह होगा। अब यहां पर यह देख लेते हैं कि राज्यपाल पर भी आक्रमण किया था। तो राज्यपाल पर पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में हिंदू शाही राज्य पर, 1001 ईस्वी में हिंदू शाही राज्य पर आक्रमण किया था। पहले राजा को पराजित किया था वह राजा जयपाल थे, फर्स्ट राजा यही है जिन्हें पराजित किया है। ओके, महमूद गजनवी हिंदू शाही राज्य के। इसके बाद जयपाल कन्नौज के थे, कन्नौज पर जब आक्रमण किया था, इनको पराजित किया तो 1018 ईस्वी में, 1018 ईस्वी में राज्यपाल को पराजित किया था। इसके बाद विद्याधर चंदेल राजा थे। इसके बाद अगला वर्ष का जो अभियान था 1019 का, वह ग्वालियर के रास्ते होते हुए कालिंजर पर आक्रमण उन्होंने किया था। और 1022 ईस्वी में एक संधि करके वह विद्याधर क्या करते हैं, महमूद गजनवी से संधि कर लेते हैं और उपहार देते हैं, महमूद गजनवी वापस चला जाता है।
तो यह इतने संदर्भ इस प्रश्न से निकलते हैं, इतने तथ्य और इतने तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न और इंपॉर्टेंट बता देते हैं कि महमूद गजनवी भारत पर जो आक्रमण किया था, तो महमूद गजनवी जो भारत पर आक्रमण किया था, तो कुल 17 आक्रमण इसके मिलते हैं कि 17 बार आक्रमण किया था। इन 17 आक्रमण के बारे में जो जानकारी देने वाले जो विद्वान है, अंग्रेज विद्वान, उनका नाम है हेनरी इलियट साहब। हेनरी इलियट साहब इन 17 आक्रमण का वर्ष वाइज एविडेंस देते हैं, साक्ष्य देते हैं और 17 आक्रमण को बताते हैं। यही पहले विद्वान है कि महमूद गजनवी के 17 आक्रमणों का उल्लेख पहली बार किए। और पहला आक्रमण जो हुआ हिंदू शाही राज्य पर, राजा जयपाल को पराजित किया था। इसके बाद राज्यपाल कन्नौज के राजा थे, 1018 में इन्हें पराजित किया। फिर विद्याधर पराजित तो नहीं हुए, अपितु मित्रता यानी संधि कर लिए। तो विद्याधर भी इनके समकालीन। इसके बाद राजा भीमदेव जो गुजरात के शासक थे, चालुक्य शासक, तो यह भी युद्ध तो नहीं किए, अपितु राजधानी छोड़ के भाग निकले। इस प्रकार गुजरात में लूटपाट किया। प्रश्न यही कह रहा है कि गुजरात के शासक कौन थे, तो राजा भीमदेव थे। अगला प्रश्न जो आपसे बनता है, इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि महमूद गजनवी के समकालीन भारतीय राजा कौन थे। तो यह सभी समकालीन है। राज्यपाल भी है, जयपाल भी है, राज्यपाल भी है, विद्याधर भी है और भीमदेव प्रथम भी है। तो इतने इस प्रश्न के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए इतने तथ्यों पर हम लोगों ने डिस्कशन किया और इतने संदर्भों से क्वेश्चन और बन सकते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। हेनरी इलियट साहब को अच्छे तरह से जानते रहिएगा कि सबसे पहले यही विद्वान थे जिन्होंने महमूद गजनवी के 17 आक्रमण का उल्लेख करते हैं। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न कह रहा है, अल्बेरूनी के अनुसार भारतीय समाज में क्या प्रचलन में नहीं था। ध्यान रखना है, कह रहा है क्या प्रचलन में नहीं था, यही हम लोगों को देखना है। ऑप्शन में हम अगर देखते हैं हम लोग, तो ऑप्शन ए कह रहा है पर्दा प्रथा, ऑप्शन बी बाल विवाह, ऑप्शन सी नियोग प्रथा नहीं था, ऑप्शन डी कह रहा है विधवा विवाह का प्रचलन था। तो इसमें से कह रहा है क्या नहीं था। तो सबसे पहले तो हम लोग यह देख लेते हैं कि अल्बेरूनी जो है, अल्बेरूनी आपसे जो एक प्रश्न बनता है हमेशा कि भारत आया किसके समय में, तो आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी। गजनी का शासक महमूद गजनवी के समय में आया। समय पूछा जाता है तो 11वीं शताब्दी, ध्यान रखिएगा आप लोग, 11वीं शताब्दी हो जाएगा। ये आपके ऑप्शन में रहता है और पूछा जाता है, आप लोग गलत कर देते हैं। तो 11वीं शताब्दी में आया। 2 प्रश्न आप लोगों का तैयार हुआ यहाँ। अल्बेरूनी 11वीं शताब्दी में भारत आया, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है किसके समय में आया, महमूद गजनवी के समय आया। किसका दरबारी था, महमूद गजनवी का दरबारी था। अब आइए आगे बढ़ते हैं। इसका जो बुक था किताबुल हिंद था, तो इसके ग्रंथ का जो नाम था, ग्रंथ किताबुल हिंद था, यानी किताब उल हिंद था। इतने प्रश्न आपके तैयार हो गए। 3 प्रश्न। अल्बेरूनी 11वीं शताब्दी में आया, महमूद गजनवी के समय आया, इसका ग्रंथ किताब उल हिंद है जिसमें या तहकीकात ए हिंद भी कहा जाता है, यानी भारत से संबंधित विवरण या भारत का इतिहास, या भारत से संबंधित तथ्यों की खोज, तहकीकात करना। अब यहाँ पर ऑप्शन में हम लोग आ जाते हैं। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन ए कह रहा है, प्रश्न को ध्यान में रखते हुए, अल्बेरूनी के अनुसार भारतीय समाज में क्या प्रचलन में नहीं था। ऑप्शन ए कह रहा है पर्दा प्रथा। तो यहां पर यह जान लिया जाए कि भारतीय समाज का बड़ा विस्तृत वर्णन किया है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था का, जाति व्यवस्था का यानी जाति प्रथा का, कास्ट
सिस्टम का, इसके बाद अनटचेबल का, अंत्यज लोगों का, ओके, सब विस्तृत उल्लेख किया, स्त्रियों का विस्तृत उल्लेख किया है, तो ये ध्यान रखना है। और भारत में आकर के वह संस्कृत का भी ज्ञान प्राप्त किया, बड़ा विद्वान आदमी था, ओके। तो यहाँ पर अब क्या क्या भारत से संबंधित वर्णन किया है उसको देखा जाए। पर्दा प्रथा का उल्लेख करता है, कहता है पर्दा प्रथा भारत में था, ठीक है, स्त्रियां पर्दा में रहती थी। इसके बाद बाल विवाह भी था, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। चाइल्ड मैरिज का उल्लेख अल्बेरूनी करता है कि भारतीय समाज में प्रचलन में था, तो पर्दा प्रथा था, बाल विवाह था। आगे नियोग प्रथा नहीं था, हाँ नियोग प्रथा का उल्लेख वह नहीं करता है, ओके। और नियोग प्रथा आप लोग जानते ही होंगे, वैदिक काल में पढ़े ही होंगे, वैदिक एज में या वैदिक पीरियड में नियोग प्रथा वह प्रथा होता था कि जब पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसके स्त्री संतान प्राप्ति के लिए जो पति का भाई होता था उससे विवाह कर लेती थी, या विवाह नहीं भी करती थी तो संतान प्राप्ति करने के लिए समाज में मान्यता मिली हुई थी, ओके। तो संतान प्राप्त कर सकती थी, उसको नियोग प्रथा कहा जाता था। अगर विवाह न करना और संतान की इच्छा को व्यक्त करना या संतान की प्राप्ति के लिए जो सिस्टम लाया गया था उसे नियोग प्रथा कहा जाता था, या नियोग सिस्टम। और यह उस समय के समाज में यानी वैदिक कालीन समाज में विधि मान्य था, ओके, समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इसे थी। उससे उत्पन्न संतान को लीगल माना जाता था, यानी वैधानिक माना जाता था, न कि कबीरदास की तरह उन्हें फेंक दिया जाएगा किसी तालाब के किनारे। इस समय भी नियोग प्रथा समाज में प्रचलन में नहीं था। अगर बिना विवाह के अगर संतान उत्पन्न हो जाते हैं भारतीय समाज में, किसी भी कोई भी स्त्री मां बन जाती है, तो फिर उस संतान को वैधानिक रूप से मान्यता नहीं मिल पाती है, इसलिए उसे लोग फेंक देते हैं, मार देते हैं, ओके। तो यहाँ प्रश्नों पर आ जाए हम लोग। नियोग प्रथा का प्रचलन नहीं था, क्योंकि अल्बेरूनी नियोग प्रथा का उल्लेख नहीं करता है। आगे बढ़ा जाए। विधवा विवाह का प्रचलन था, तो विधवा विवाह का प्रचलन नहीं था, ध्यान रखिएगा, इसमें यही सही आंसर होगा। अल्बेरूनी विधवा विवाह का उल्लेख नहीं करता है, कहता है विधवाओं की स्थिति सबसे समाज में दयनीय थी। जो विधवा हो जाती थी उनका विवाह पुनर्विवाह यानी रीमैरिज नहीं होता था भारतीय समाज में, और उनकी स्थिति बड़ी ही दयनीय थी, शोचनीय थी कि उन्हें केस जो हेयर बाल होता था सर मुड़वा दिया जाता, यानी बाल मुड़वा दिया जाता था, सर पर बाल नहीं रहता था, ओके। इसके बाद श्वेत वस्त्र उन्हें धारण कराया जाता था, उन्हें पौष्टिक आहार पौष्टिक भोजन नहीं दिए जाते थे, सुगंधित आयल यानी तेल का प्रयोग नहीं किया जाता था, उनको करना वर्जना था, इत्र का प्रयोग करना वर्जना था, और वह पर्दे में रहती थी, घर के चारदीवारी से बाहर निकलना वर्जना था, ओके। तो तमाम तरह के वर्जना उन पर था, यानी विधवाओं की स्थिति सबसे दयनीय थी, जिसका उल्लेख अल्बेरूनी करता है। तो इसलिए विधवा विवाह का प्रचलन था लिखा है ऑप्शन में, लेकिन विधवा विवाह का प्रचलन नहीं था, विधवा विवाह का प्रचलन नहीं था। इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा डी, ओके। तो इतने तथ्यों पर हम लोगों ने डिस्कशन किया, और सभी जो फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और आएंगे भी। इस बार भी अगर प्रश्न अल्बेरूनी से आया तो ये सब प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे, भारतीय समाज से प्रश्न जरूर बनते हैं, अवश्य आएंगे, ओके। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इतने संदर्भों से आपके प्रश्न बनते हैं। 11वीं शताब्दी में अल्बेरूनी आया, महमूद गजनवी के समय आया, उसके साथ आया, और भारतीय समाज का विस्तृत वर्णन किया अपने पुस्तक किताबुल हिंद में, और पर्दा प्रथा का उल्लेख करता है, बाल विवाह का करता है, नियोग प्रथा का नहीं करता है, और विधवा विवाह का प्रचलन नहीं था, ओके। और ऑप्शन में है विधवा विवाह का प्रचलन था, यही गलत होगा, ओके। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में कौन मोहम्मद गोरी के आक्रमण से संबंधित नहीं है? तो मोहम्मद गोरी के आक्रमण से संबंधित नहीं है, उसी के हम लोगों को देखना है, ओके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न को एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन मोहम्मद गोरी के आक्रमण से संबंधित नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन मोहम्मद गोरी के आक्रमण से संबंधित नहीं है?
तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया है, एक तरफ ए स्थान दे दिया है, ओके, और दूसरे तरफ वर्ष दे दिया है। ऑप्शन ए में स्थान में कह रहा है मुल्तान, बी में उच्च, सी गुजरात और डी कह रहा है कन्नौज, ओके। और वर्ष में ऑप्शन ए में 1175, बी कह रहा है 1176, ऑप्शन सी में गुजरात 1178 और ऑप्शन डी है कन्नौज 1192, ओके। अब इसमें कह रहा है निम्नलिखित में कौन मोहम्मद गोरी के आक्रमण से संबंधित नहीं है, कौन नहीं है, यानी मोहम्मद गोरी किस पर आक्रमण, किस स्थान पर आक्रमण नहीं किया या किया, तो वर्ष क्या था, ओके। तो इन दोनों से कौन मैच नहीं कर रहा है उसी को हम लोगों को निकालना है कि कौन नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है मुल्तान, मुल्तान पर 1175 में आक्रमण किया, यह तो सही है, ओके, यह सही है। 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया मोहम्मद गोरी, और मोहम्मद गोरी का मुल्तान में जो आक्रमण किया यह भारत पर आक्रमण करना उसका प्रथम, ध्यान रखना एग्जाम में पूछा जाता है, यह प्रथम आक्रमण था उसका, यह पहला आक्रमण था मुल्तान पर। मोहम्मद गोरी ने पहला आक्रमण भारत पर किया वह मुल्तान पर 1175 में। यह भी आपसे पूछा जाता है कब आक्रमण किया, 1175 में। पहला क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। आगे बढ़ते हैं बी, उच्च, उच्च भी सिंध में पड़ता है और इस समय पाकिस्तान में है। उच्च कह रहा है 1176, तो उच्च पर जो आक्रमण किया वर्ष 1176, यह भी सही है, ओके। उच्च पर भी यह आक्रमण किया तो 1176, यह भी सही है। तो पहला और दूसरा दोनों आक्रमण सही है इसके। गुजरात कह रहा है, ऑप्शन सी कह रहा है गुजरात, गुजरात 1178, यह भी सही है। 1178 में उसका गुजरात पर आक्रमण हुआ। उस समय गुजरात के जो शासक थे चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय थे। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, भीमदेव सेकंड थे, द्वितीय थे, और यही मोहम्मद गोरी को गुजरात में पराजित कर देते हैं अनहिलवाड़ अथवा पाटन नामक स्थान पर या मैदान में, ओके। तो मोहम्मद गोरी को यह पराजित कर देते हैं। मोहम्मद गोरी क्या होता है, पराजित हो जाता है भारत में, ध्यान रखना है, और भीम ने पराजित किया। इस प्रकार मोहम्मद गोरी की भारत में यह प्रथम पराजय थी। यह पराजय जो उसकी थी प्रथम थी। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखना है। तो भारत में उसकी यह प्रथम पराजय थी, ओके। और किसने पराजित किया, तो राजा भीमदेव द्वितीय, गुजरात के चालुक्य वंश के राजा थे, यानी रूलर थे, चालुक्य वंश के थे, ये चालुक्य वंश के थे, ध्यान रखना है आप लोगों को, ओके। आगे कह रहा है डी, कह रहा है कन्नौज, कन्नौज पर कह रहा है 1192 ईस्वी में। तो 1192 ईस्वी में यह तो गलत हो जाएगा, कन्नौज पर 1192 में नहीं किए थे, अपितु 1194 में कन्नौज पर आक्रमण किया गया था, ओके। तो कन्नौज पर यानी मोहम्मद गोरी ने जो आक्रमण किया वह 1194 में किया, और 1194 में भी एक मशहूर इंपॉर्टेंट बैटल होता है, युद्ध होता है, और उसका नाम है चंदावर का। चंदावर का युद्ध होता है, और चंदावर के युद्ध में जो कन्नौज के राजा थे उनका नाम जयचंद्र था। तो जयचंद्र थे और यह गढ़वाल वंश के थे, गढ़वाल वंश के थे, ध्यान रखना है आप लोगों को, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको पराजित कर दिया, डिफीट कर दिया, किनको, जयचंद्र को, ओके। तो इसमें गलत क्या है, डी है, ध्यान रखना है, गलत क्या है, डी है, और सब सही सुमेलित है। यानी मुल्तान 1175 ईस्वी में आक्रमण किया, उच्च पर 1176 में आक्रमण किया, गुजरात पर 1178 में आक्रमण किया, और कन्नौज में 1194 में आक्रमण किया, न कि 1192 में आक्रमण किया। 1192 में जो आक्रमण हुआ था वह तराइन का हुआ था, तराइन का द्वितीय युद्ध, बैटल ऑफ सेकंड तराइन पृथ्वीराज चौहान से हुआ था, ओके। तो तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था, पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था, ओके।
ये पराजित हुए थे, किससे हुए थे? मोहम्मद गोरी से। और यह पृथ्वीराज चौहान तृतीय अथवा राय पिथौड़ा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा, कन्नौज। लेकिन इतने एक्स्ट्रा तथ्यों पर हम लोगों ने डिस्कशन किया जो आपसे एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। सारे रिवीजन भी आपके होते जा रहे हैं कि मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण मुल्तान पर हुआ 1175 में। यहां पर मैंने लिख भी दिया कि भारत पर यह इसका प्रथम आक्रमण था। भारत पर इसका यानी मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण था। दूसरा आक्रमण उच्च पर था 1176 में, और तीसरा आक्रमण गुजरात पर था 1178 में। ओके, लेकिन 1178 में इस तीसरे अभियान में, आक्रमण में, मोहम्मद गोरी पराजित हो गया। किससे? राजा भीमदेव द्वितीय से, और वह चालुक्य वंश के राजा थे। अनहिलवाड़ के मैदान में, जिसे पाटन भी कहते हैं या नाहरवाला भी कहीं कहीं आपको बुकों में लिखा मिलेगा, नाहरवाला के मैदान में यह पराजित हो गए, अनहिलवाड़ के पास आए। ओके, तो इस प्रकार मोहम्मद गोरी की भारत में प्रथम पराजय थी। यह अभी क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछा जाता है, तो नोट कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद कन्नौज पर आक्रमण किया तो 1194 में, न कि 1192 में, इसलिए आंसर यहाँ गलत यही होगा। यहाँ पर 1192 दिया गया है तो यह गलत हो जाएगा। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध उसने लड़ा था। पृथ्वीराज चौहान, जो राय पिथौरा के भी नाम से जाने जाते हैं, पृथ्वीराज तृतीय के भी नाम से जाने जाते हैं, पृथ्वीराज तृतीय को पराजित कर भारत में तुर्की राज्य की नींव डाला गया। ओके, यानी भारत में तुर्की राज्य की सत्ता स्थापित हो गई। पृथ्वीराज चौहान उस समय सबसे शक्तिशाली पावरफुल राजा माने जाते थे। राजस्थान से लेकर यानी अजमेर से लेकर पुष्कर से लेकर दिल्ली तक उनका अधिकार था। ओके, जिसमें हरियाणा पंजाब की भी कुछ सीमाएं आती थी। इसके बाद अगला तथ्य पर हम लोग पहुंचते हैं कि कन्नौज पर कब आक्रमण हुआ था। तो कन्नौज पर 1194 में आक्रमण हुआ। यहाँ का राजा जो जयचंद्र थे, यहाँ के राजा जयचंद्र थे, और जयचंद्र ने मोहम्मद गोरी से युद्ध किया। कहाँ किया? चंदावर के मैदान में, यानी कन्नौज के पास चंदावर का युद्ध हुआ। बहुत ही फेमस है, यानी प्रसिद्ध है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 1194 में हुआ। राजा जयचंद्र पराजित हुए, मारे गए। इस प्रकार कन्नौज पर मोहम्मद गोरी का अधिकार हो गया। तो इतने पॉइंट्स निकल करके आते हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें प्रश्न को एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं। कह रहा निम्नलिखित में कौन मोहम्मद गोरी के आक्रमण से संबंधित नहीं था? तो इसमें डी संबंधित नहीं था, इसलिए कि यही गलत है कि 1192 दिया है, जबकि कन्नौज पर 1194 में आक्रमण किया था। ओके, तो बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। इसी तरह सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, हम लोग उन सभी पर डिस्कशन करते जाएंगे। ओके, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न कह रहा है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम राजत्व सिद्धांत की विस्तार से व्याख्या किया था? ओके, विस्तार से व्याख्या किया। प्रश्न को फिर हम लोग देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम यानी फर्स्ट टाइम कह रहा है राजत्व सिद्धांत, किनशिप को, राजत्व सिद्धांत की विस्तार से व्याख्या किया। ओके, विस्तार से व्याख्या करने की बात कर रहा है राजत्व सिद्धांत को। ऑप्शन कह रहा है अल्तुतमिश, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, और ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक। तो यहां पर ध्यान रखना है कि अल्तुतमिश तो दिल्ली सल्तनत में तुर्की राज्य का वास्तविक संस्थापक था, या दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। तो इसने खलीफा से अपने पद की मान्यता लिया और शरा के अनुसार यानी शरीयत के यानी मुस्लिम कानूनों के अनुसार इसने शासन सत्ता किया। इसलिए इसने बहुत अधिक राजत्व सिद्धांत का विस्तार नहीं किया। यहाँ विस्तार पूछ रहा है। ओके, बलबन पर हम लोग आ जाते हैं। इल्तुतमिश के बाद देखिए, इल्तुतमिश के बाद इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों के समय में जो सुल्तान के पद की जो गरिमा थी, कि गरिमा डाउनफॉल हो गई यानी गिर गई थी। गिर गई, क्यों गिर गई? यहां पर ध्यान रखना है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि
इल्तुतमिश ने अपने पुत्री, आप लोग भी जानते होंगे, रजिया को, क्योंकि मोहम्मद उनका बड़ा बेटा था, तो नासिरुद्दीन महमूद उनका बड़ा बेटा था, तो उसकी मृत्यु हो गई थी और 1229 में बंगाल में, तो वही उत्तराधिकारी था, योग्य था। लेकिन उसके पश्चात कोई योग्य संतान नहीं उसके थे, यानी पुत्र नहीं थे, तो उसने अपने पुत्री को, जो योग्य पुत्री थी रजिया, उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, जिसका कि चालीसा के, या ऐसे कह लीजिए तुर्की अमीरों ने उसका विरोध किया, क्योंकि दैट टाइम 1236 की बात है या 13वीं शताब्दी में। इस समय तो स्त्रियों को आगे बढ़ना अभी पुरुष प्रधान समाज में दिल से एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, वो बात अलग है, कानूनी रूप से स्वीकार किया जा रहा है, वो अलग का मामला हो गया, लेकिन दिल से अभी भी स्त्रियों के अधीन कोई शासन करना पसंद नहीं कर रहा है, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है। और उस समय दैट टाइम यानी 13वीं शताब्दी में रजिया सुल्तान बने, और जो इल्तुतमिश के समय में जो वजीर है या जो एजेड कह लीजिए, जो वृद्ध अमीर तुर्क अमीर है, वह सिजदा करे, सलाम करे राज दरबार में, यह सहनीय नहीं था। इसलिए रजिया का लोग विरोध किए और योग्य पुत्र को गद्दी पर बैठा दिए। जब अयोग्य पुत्र को गद्दी पर बैठा दिए, तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो सुल्तान के जो ताज है या सुल्तान के पद की गरिमा तो गिर गई, क्योंकि ताकत किसके में आ गई? तुर्क अमीरों में आ गई, जिसे आप तुर्कान चहलगानी कहते हैं या चालीसा कहते हैं, जिसकी स्थापना प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए सही तरीके से इल्तुतमिश के द्वारा गठित किया गया था या स्थापना की गई थी। ओके, तो चालीसा के हाथों में चली गई, इसलिए सुल्तान क्या हो गए? तुर्क अमीरों के हाथ की कठपुतली हो गए। ओके, इसलिए सुल्तान के पद की गरिमा गिर गई और यह चलती जाएगी। कहाँ तक चलती जाएगी? नासिरुद्दीन महमूद तक। फिर उनके बाद जब बलबन 1265 ईस्वी में बलबन क्या करेगा? बलबन जब सुल्तान बनेगा या शासक बनेगा, शासक बना, तो इसने क्या किया? सुल्तान के पद की गरिमा को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया और उसमें सफल भी रहा। ओके, और इसीलिए बलबन जब गद्दी पर बैठा तो सुल्तान के पद की, ओके, या जिसे आप राजत्व सिद्धांत कहते हैं, उसकी उसने विस्तार से व्याख्या किया और फिर अपने को फारस के अफरासियाब वंश से जोड़ा। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और अफरासियाब वंश का उल्लेख नोट कर लीजिएगा ध्यान से, अफरासियाब वंश का उल्लेख शाहनामा में मिलता है। ओके, फिरदौसी की बुक जो है शाहनामा में मिलता है। और वह एक तरह से, अब आप कहेंगे यह कैसा वंश था? तो जैसे भारत में ये मान लीजिए कि अयोध्या के भगवान श्री रामचंद्र जी थे, इस तरह उनकी छवि थी, उस परिवार की छवि थी या उस वंश की छवि थी, इसलिए अफरासियाब वंश से जोड़ा और बोला कि हम ऐसे महान वंश से बिलोंग करते हैं। और फिर हमें जो है जनता ने नहीं यह गद्दी सौंपा है, ऊपर वाले ने सौंपा है, इसलिए इसने विस्तार से इसकी व्याख्या किया। लव और रक्त की नीति अपनाया, दमनकारी नीति अपनाया और फारस की परंपरा को भारत में स्थापित किया। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। फारस की परंपरा को भारत में स्थापित किया और राज दरबार में जो अभिवादन करने का तरीका फारस में था, सिजदा और पैबोस। सिजदा और पैबोस का मतलब होता है, सिजदा का मतलब होता है राज दरबार में झुक करके सुल्तान का अभिवादन करना, और पैबोस शब्द का अर्थ है राजा के यानी सुल्तान के चरण को चुम्बन करना। तो यह परंपरा वहां से लाया और सफल भी रहा और राज दरबार में कड़े नियम लागू किया। राज दरबार में हंसने पर रोक लगा दिया, मद्यपान निषेध पर रोक लगा दिया और अपने जो पौत्र थे उन पौत्रों का नाम, पुत्र के पुत्र, उनका नाम फारस की परंपरा पर रखना प्रारंभ किया, जैसे कैकुबाद, शमसुद्दीन क्यूमर्स। ओके, तो इस प्रकार राजत्व सिद्धांत की विस्तार से व्याख्या किसने किया? बलबन किया। इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए आता भी है, पूछा भी जाता है और पूछा भी जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छे से हमने आपको एक्सप्लेन करके समझाया कि दिमाग में बैठ जाए, भूले ना। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व सिद्धांत, ये तो ऐसे ही पावरफुल शासक था, इसको जरूरत नहीं थी, इसका राजत्व सिद्धांत अपने आप में अद्वितीय था, अलग था, और यह सरा के नियमों से अपने आप को स्वतंत्र रखा था। और मोहम्मद बिन तुगलक भी जो है प्रारंभिक दौर में अपने जो इसका राजत्व सिद्धांत था वह योग्यता पर चलता था, लेकिन जो दूसरे एक्सेप्ट में या ऐसे कहिए कि दूसरे फेज में यानी 1340 के पश्चात उसने फिर उसकी योजनाएं जब विफल हुई तो उसका झुकाव धर्म की ओर हुआ, तो राजत्व सिद्धांत उसका थोड़ा बदल गया, फिर खलीफा को मान्यता दिया, सरा के नियमों को मान्यता दिया। ओके, तो इस प्रकार इसमें जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, बलबन होगा। तो हम लोगों ने बड़े ही टू दी पॉइंट इन तथ्यों को लेकर के डिस्कशन किए कि कभी भी आपसे क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है सिजदा पे बोझ, फारस की परंपरा किसने लागू किया, बलबन ने लागू किया, विस्तार से व्याख्या किसने किया, बलबन ने किया, और फिर सुल्तान के पद की गरिमा को पुनः स्थापित किसने किया, तो बलबन ने किया। इतने प्रश्न आपको मिले अलग से जो आपके एग्जाम में बनते हैं, पूछे जाते हैं और आते भी हैं। ओके, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है। इसमें सही सुमेलित नहीं है, इसी को हम लोगों को देखना है। ओके, क्या नहीं सुमेलित है, एक तरफ कह रहा है विद्वान, दूसरी तरफ उनकी रचनाएं। ओके, विद्वान में फिरदौसी, इनकी रचना है शाहनामा, विद्वान का नाम है बैहाकी, इनकी रचना है तारीख शुबुक्त गीत। ऑप्शन सी में है उत्बी, इसकी रचना है तारीख यामिनी। ऑप्शन डी कह रहा है अलबेरूनी और इसकी रचना है तबकात नासिरी। ओके, और इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है, कौन सही सुमेलित नहीं है, इसी को हम लोगों को देखना है। ओके, चेक करना है। तो विद्वान फिरदौसी, विद्वान का नाम बैहाकी, विद्वान का नाम उत्बी और विद्वान का नाम अलबेरूनी। तो यहाँ पर तो एक प्रश्न ध्यान रखना है कि ये सभी विद्वान, ये चारों विद्वान, आपसे एग्जाम का पहला प्रश्न तो यही जान लीजिए, ये चारों विद्वान जो है गजनी के शासक महमूद गजनवी के राज दरबार में रहने वाले हैं। यानी महमूद गजनवी के अधीन ये चारों विद्वान थे। पहला प्रश्न आपसे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, पूछता है कि फिरदौसी, बैहाकी, उत्बी, अलबेरूनी का एक एक नाम करके अलग अलग करके भी क्वेश्चन बना देता है। देखिए, आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमने ऐसे प्रश्न सेट किया है और कर रहा हूं कि जिससे एक प्रश्न से कई प्रश्न आपके बन जाए, तैयार हो जाए। ओके, अब ये नहीं कि अलबेरूनी किसके दरबार में था, महमूद गजनवी के, ठीक है, एक प्रश्न हो गया। फिर दूसरे प्रश्न में उत्बी किसके राज दरबार में था, ओके, फिरदौसी किसके राज दरबार में था। तो यहाँ पर एक ही प्रश्न में इन सारे तथ्यों को आप समेट लेंगे और दिमाग में बैठ जाएगा, आप नोट्स भी बना लेंगे तो तैयार हो जाएगा। तो विद्वान में फिरदौसी, बैहाकी, उत्बी और अलबेरूनी ये सभी महमूद गजनवी के अधीन, ओके, महमूद गजनवी के अधीन या राज दरबार में रहने वाले विद्वान थे। पहला पॉइंट हो गया। अब रचनाओं पर आ जाए हम लोग। रचना कह रहा है फिरदौसी का शाहनामा, तो यह सही है। फिरदौसी की जो रचना है, ग्रंथ है, शाहनामा है। यहां पर ध्यान रखना है कि शाहनामा या जो ग्रंथ है यह फारसी भाषा का है। इसका लैंग्वेज कई बार आपसे एग्जाम में पूछ देता है कि यह जो शाहनामा का लैंग्वेज क्या है, फारसी लैंग्वेज का। अब यहाँ पर अगले प्रश्न पर आ जाइए कि फारसी भाषा का पहला यह महाकाव्य है, यह भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है, यानी इपिक है, महाकाव्य है। तो शाहनामा क्या है, शाहनामा महाकाव्य है, महाकाव्य है। यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। यानी फिरदौसी के द्वारा जो शाहनामा की रचना महमूद गजनवी के अंडर में रह करके किया गया है वह फारसी भाषा का पहला फर्स्ट इपिक है, यानी महाकाव्य है।
ओके, और यह ग्रंथ फिरदौसी के द्वारा लिखा गया है। आगे कह रहा है बैहाकी। बैहाकी कह रहा है तारीख सुबुक्तगीन, यह भी सही है। यह रचना बैहाकी की है और यह महमूद गजनवी के अधीन ही रह करके तारीख सुबुक्तगीन इसने लिखा है। ओके, सुबुक्तगीन का इतिहास है और फिर महमूद गजनवी का है। अगला जो विद्वान है उतबी, उतबी भी महमूद गजनवी के अधीन और तारीख यामिनी, यह भी सही है। ओके, यह भी सही है। यानी फिरदौसी का शाहनामा, बैहाकी का तारीख सुबुक्तगीन लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा आप लोग एग्जाम का क्वेश्चन। उतबी, तारीख यामिनी। ओके, तीनों प्रश्न हो गया। अब चौथे विद्वान पर हम लोग आ जाए। अलबेरूनी करा तबकात ए नासिरी, यह गलत है। यह तबकात नासिरी गलत है, अलबेरूनी का नहीं है। अलबेरूनी महमूद गजनवी के अधीन था या राज दरबारी विद्वान था, और लेकिन तबकात नासिरी नहीं लिखा है। तबकात नासिरी जो मिनहाजुद्दीन सिराज की बुक है। ओके, तो अलबेरूनी का क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर तो डी हो जाएगा। अलबेरूनी का राय कौन सुमेलित नहीं है, तो अलबेरूनी डी सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि अलबेरूनी की बुक तबकात नासिरी नहीं है। तो इसकी बुक का नाम क्या है, तो इसके बुक का नाम है किताब उल हिंद। ओके, किताब उल हिंद, किताब उल हिंद, यानी हिंदी में भी हम लोग लिख देते हैं किताब उल हिंद नामक यह पुस्तक लिखा है। ओके, तो अलबेरूनी की बुक का क्या नाम है? किताब उल हिंद। किताब उल हिंद है अलबेरूनी की बुक। तो ये चारों बुक भी आपके दिमाग में आ गया, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? डी, अलबेरूनी। कौन सही सुमेलित नहीं है? डी नहीं सुमेलित है। अब अगले प्रश्न पर, अलबेरूनी का जो बुक है यानी ग्रंथ का नाम है किताब उल हिंद। हिंद से संबंधित है, भारत का इतिहास लिखा है। इसमें भारतीय जलवायु के बारे में वर्णन किया है, भारतीय समाज के बारे में उल्लेख किया है, बाल विवाह के बारे में उल्लेख किया है, विधवाओं की स्थिति के बारे में उल्लेख किया है। विधवाओं की स्थिति सबसे बुरी समाज में थी, इस बात का उल्लेख किया है। ओके, इसमें भारत में जो वर्ण व्यवस्था है उसका उल्लेख किया है। ब्राह्मणों को उच्च समाज में सबसे सर्वोच्च स्थान पर बताया, उसके बाद क्षत्रियों को बताया है। इसके बाद जो है अंत्यज का उल्लेख करता है, अनटचेबल जिसे आप कहते हैं, अंत्यज का उल्लेख करने वाला अलबेरूनी ही है, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, तो इस प्रकार किताब उल हिंद अलबेरूनी की बुक है। अलबेरूनी से संबंधित प्रश्न, जो किताब उल हिंद से संबंधित जो अन्य एक्सप्लेन डिटेल हम लोग इससे संबंधित अन्य प्रश्न में कर दिया जाएगा, जो स्पेशली अलबेरूनी से संबंधित प्रश्न है। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, इसमें कौन सही सुमेलित नहीं रहेगा? डी, क्योंकि अलबेरूनी का तबकात ए नासिरी नामक ग्रंथ यानी पुस्तक नहीं है, अपितु अलबेरूनी की जो बुक ग्रंथ है किताब उल हिंद है। इस प्रकार फिरदौसी का शाहनामा, बैहाकी का तारीख सुबुक्तगीन, उतबी का तारीख यामिनी और अलबेरूनी का किताब उल हिंद। अब यहाँ पर है फिरदौसी ने जब शाहनामा लिखा तो महमूद गजनवी ने उसे प्रेरित किया, कहा कि एक छंद पर आपको एक सोने का मिस्किल, मिस्किल मतलब जो है मुद्रा का नाम था, देंगे। तो उसने खूब खुशी खुशी लिखा, और जब इसने लिख करके तैयार कर दिया तो महमूद गजनवी धन का बहुत लोभी था, लालची था, उसने सोने की मुद्रा देने से इनकार कर दिया, जिसके कारण फिरदौसी जो है डिप्रेशन में चला गया, सदमे में चला गया, और उसी सदमे में उसकी मृत्यु भी हो जाती है। ओके, और महमूद गजनवी जब क्लास लिया जाएगा, महमूद गजनवी में डिटेल समझाएंगे, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो शाहनामा, तारीख सुबुक्तगीन, तारीख यामिनी और किताब उल हिंद, इन चारों का, फिरदौसी का, बैहाकी का तारीख सुबुक्तगीन, उतबी का तारीख यामिनी और अलबेरूनी का किताब उल हिंद, ये चारों बुक है। और चारों जो है विद्वान महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। इतने प्रश्न आपके तैयार हो गए। ओके, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है, इसी को हम लोगों को देखना है। एक तरफ क्या कर रहा है? रियासत, दूसरे तरफ शासक। तो रियासतों का नाम क्या दिया है? ऑप्शन ए में देवगिरी, और ऑप्शन बी कह रहा है वारंगल, ऑप्शन सी होयसल और ऑप्शन डी मदुरा। और शासकों में नाम दिया है देवगिरी,
राजा रामचंद्र देव, वारंगल शंकर देव, होयसल वीर बल्लाल और मदुरा वीर पांड्य। और इसमें कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है, यही हम लोगों को देखना है, कौन सुमेलित नहीं है। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि देवगिरी के जो राजा थे रामचंद्र देव थे, यह तो सही है, यह एकदम एग्जैक्ट सही है। वारंगल जो कह रहा है, वारंगल राजधानी थी तेलंगाना की, ये ध्यान रखना आप लोगों को। और यहाँ का शासक शंकर देव कह रहा है, तो शंकर देव नहीं होगा। ओके, ये गलत है क्योंकि यहाँ पर प्रताप रुद्रदेव यहाँ के राजा थे, सेकंड द्वितीय। ओके, तो यह तो गलत हो जाएगा, बी तो गलत है। होयसल को देख लिया जाए, होयसल कह रहा है वीर बल्लाल, यह सही है। होयसल जो रियासत है यहाँ का राजा वीर बल्लाल था, यह सही है। मदुरा कह रहा है, मदुरा राज्य का वीर पांडे, यह भी सही है। ओके, तो इसमें देखिए गलत क्या है, देवगिरी के राजा रामचंद्र देव थे, सही है। वारंगल के राजा शंकर देव नहीं थे, अपितु प्रताप रुद्र देव थे, सेकंड द्वितीय काकतीय वंश के थे। यह भी आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि प्रताप रुद्र देव किस वंश के थे, काकतीय वंश के थे या काकतीय वंश के थे। ओके, काकतीय वंश से यह बिलोंग करते थे, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद होयसल का रहा है वीर बल्लाल, यह सही है। और डी का रहा है मदुरा वीर पांड, यह भी सही है। तो इसमें गलत क्या है, बी। तो यही का प्रश्न कह रहा है सुमेलित नहीं है, तो बी सुमेलित नहीं है। ओके, तो ये प्रश्न आपको मिल गया। राजाओं का नाम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन एक प्रश्न और क्लियर कर दिया जाए कि ये सभी राजा दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के कंटेम्पोररी थे, समकालीन थे। ओके, तो ये सभी राजा अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे। ओके, दिल्ली के शासक अथवा सुल्तान, दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी के यह समकालीन थे, अलाउद्दीन खिलजी के यह समकालीन थे। ओके, अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण राज्यों पर जब आक्रमण किया, हालांकि स्वयं आक्रमण करने नहीं गया था, उसके सेनापति मलिक काफूर, ओके, मलिक काफूर जिसे 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है, 1000 दिनार में उसे खरीदा गया था। तो मलिक काफूर के नेतृत्व में अभियान गया था और रामचंद्र देव भी पराजित हुए थे। और शंकर देव इन्हीं का पुत्र था, ध्यान रखना है, रामचंद्र देव का यह पुत्र था। कौन? शंकर देव। ओके, तो यह भी रामचंद्र देव के बाद देवगिरी का शासक शंकर देव बना। इसके बाद वारंगल के राजा प्रताप रुद्र देव, ये भी रामचंद्र देव भी पराजित हुए, मतलब अलाउद्दीन के दक्षिण भारत के आक्रमण के समय, या और दक्षिण भारत का जो आक्रमण हुआ था वह 1307 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। 1307 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। पहला आक्रमण देवगिरी पर हुआ और फिर वारंगल पर जो आक्रमण हुआ था, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर 1307 में दक्षिण पर, और वारंगल पर 1309 में वारंगल पर आक्रमण हुआ था। यह भी मैच करने को आपको दे देता है। इसके बाद होयसल पर 1311 ईस्वी में आक्रमण हुआ था और उसी वर्ष मदुरा पर भी आक्रमण हुआ। तो इतने प्रश्न आप लोगों ने देख लिया कि एक तो रियासत आपने देखा कि रियासत के राजा कौन सही नहीं है, तो वारंगल के राजा प्रताप रुद्रदेव सही नहीं है। लेकिन यह भी आपने देख लिया कि देवगिरी, वारंगल, होयसल और मदुरा, ये चारों दक्षिण भारत की जो रियासतें थी अलाउद्दीन खिलजी के समय में या समकालीन ये चारों राजा थे। ओके, और इन चारों राजाओं को अलाउद्दीन के सेनापतियों ने पराजित किया या अलाउद्दीन के द्वारा पराजित किया गया था, क्योंकि अलाउद्दीन स्वयं दक्षिण में आक्रमण करने नहीं गया था, अपने सेनापति, लेकिन नाम शासक का ही होता है। यानी अलाउद्दीन की पराजय, ये लोग पराजित हुए और अधीनता स्वीकार कर लिए। ओके, और आक्रमण का क्रम क्या है? देवगिरी 1307, वारंगल पर आक्रमण 1309, होयसल पर आक्रमण 1311 और उसी वर्ष मदुरा पर भी आक्रमण 1311। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इतने इस प्रश्न के रिफरेंस में हम लोग इतने तथ्यों पर एक्स्ट्रा जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, एग्जाम में आते हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इन तथ्यों पर भी हम लोगों ने डिस्कशन किया।
तो आपके एग्जाम में इतने संदर्भों से प्रश्न बनते हैं, पूछे जाते हैं। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कम समय है, इसलिए मेरा ये मानना है कि आप लोगों के प्रश्नों को एक्सप्लेन अच्छे से कर दें कि एक प्रश्न में ही 3-4 प्रश्न जो बन रहे हैं वह भी आप लोग तैयार कर लें। ओके, तो बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जैन आचार्य, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न यानी क्वेश्चन, जैन आचार्य जीन प्रभा सूरी, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है और आएगा भी, जीन प्रभा सूरी से दिल्ली के किस सुल्तान ने वार्तालाप किया यानी भेंट किया था। ओके, प्रश्न को एक बार फिर देख लीजिए। जैन आचार्य जीन प्रभा सूरी से दिल्ली के किस सुल्तान ने वार्तालाप किया अथवा भेंट किया था। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी गया है, आने की पूरी संभावना है। ओके, आना भी चाहिए। ओके, तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है बलबन, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक और ऑप्शन डी है फिरोज शाह तुगलक। यहाँ ध्यान रखना है कि बलबन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बलबन इल्तुतमिश के बाद जो है, जो राजा के जो कह लीजिए कि ताज की प्रतिष्ठा या सिंहासन की प्रतिष्ठा गिर गई थी, उसे उठाने का प्रयास किया और वह कट्टर हो गया था, इसलिए वह किसी हिंदू धर्म के यानी जैन आचार्य जीन प्रभा सूरी से तो मिल ही नहीं सकता। ओके, तो बलबन होगा ही नहीं। अलाउद्दीन खिलजी भी धार्मिक गुरुओं से उसका मिलना जुलना नहीं था, क्योंकि वह इस्लाम धर्म के धार्मिक गुरुओं से जल्दी नहीं मिलता था, शरा के नियम का वह पालन ही नहीं करता था, तो इसलिए अलाउद्दीन खिलजी भी नहीं होगा। ओके, जब वह जो व्यक्ति अपने धर्म यानी अपने धर्म के नियमों का पालन नहीं कर रहा है, तो दूसरे धर्म के गुरुओं आचार्यों से तो वह मिल ही नहीं सकता। ओके, आगे बढ़ा जाए। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक यही उदार व्यक्ति था और यही क्या था कि पढ़ा लिखा था, तार्किक वाला व्यक्ति था, दर्शन गणित ओके और अन्य सब्जेक्टों का या विषयों का यह ज्ञाता था, इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक उदार प्रवृत्ति का व्यक्ति था। पढ़े लिखे व्यक्तियों से यह संपर्क करता था, वार्तालाप करता था, दार्शनिक विचारधाराओं पर डिस्कशन करता था। इसी उद्देश्य से इसने जीन प्रभा सूरी से मिला था, मिलने का उद्देश्य यही था। ओके, और इसका सही आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक भी कट्टर था, यह नहीं मिल सकता। ओके, भले यह भी कट्टर जो मुस्लिम शासक था, यह भी हिंदू धर्म के किसी भी धार्मिक गुरुओं से, या जैन धर्म के हो या बौद्ध धर्म के हो या फिर सनातन हिंदू धर्म से रिलेट जो भी धार्मिक गुरु हो, किसी से वह नहीं मिला, न मिल सकता था, क्योंकि उसके ऊपर जो है इस्लाम धर्म के धार्मिक गुरुओं का वर्चस्व था। ओके, जबकि मोहम्मद बिन तुगलक पर किसी भी धार्मिक गुरुओं का दबाव या फिर कंट्रोल नहीं था, वह एकदम फ्री था, पढ़ा लिखा था, योग्य था, वह योग्यता को विशेष बल देता था, योग्य व्यक्तियों को अपने राज दरबार में ऊंचे पद पर नियुक्त करता था, मंत्री पद पर नियुक्त करता था, उसका सम्मान भी करता था। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक जीन प्रभा सूरी से मिले, वार्तालाप किए और धर्म के दार्शनिक विषयों पर डिस्कशन किए थे, और इन्हीं के प्रभाव में आकर के हिंदू धर्म की ओर थोड़ा उसका झुकाव हुआ। और इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने एक काम और किया था, गोमठ के निर्माण के लिए इसने धन यानी पैसा या मनी यह दिया था। ओके, इसका उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है, एविडेंस कहाँ से मिलता है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने गोमठ के निर्माण के लिए धन दिया था या गोमठ का निर्माण करवाया था। गोमठ से संबंधित है काऊ सेट, जहां पर गौशाला, जिसको आप गौशाला कहते हैं, तो गौशाला के निर्माण के लिए धन दिया था। इस बात का उल्लेख बरियागढ़ अभिलेख से मिलता है। बरियागढ़ अभिलेख से मिलता है, यह गुजरात में, ध्यान रखना है। इस बरियागढ़ अभिलेख से, इंस्क्रिप्शन से इस बात की जानकारी मिलती है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने
गोमठ के निर्माण के लिए या गौशाला के निर्माण के लिए धन दिया था। ओके, और जिसकी आलोचना इतिहासकार इशामी करता है, इसामी इसकी आलोचना करता है। जो धन दिया गौशाला के निर्माण के लिए, इसका विरोध किस इतिहासकार के द्वारा किया जाता है? इसामी के द्वारा किया जाता है। तो ये सब इसामी इत्यादि सिर्फ नॉलेज के लिए आपको जानना है। लेकिन एग्जाम का क्वेश्चन, जीन प्रभा सूरी आचार्य, जैन आचार्य जीन प्रभा सूरी किससे मिले थे, या इनसे दिल्ली का कौन सुल्तान मिला था? मोहम्मद बिन तुगलक मिला था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने गौशाला के निर्माण के लिए, ओके, गोमठ के निर्माण के लिए धन भी दिया था। इतना ही आप जानिए, ये दो तथ्य इंपॉर्टेंट है। और मोहम्मद बिन तुगलक का जीन प्रभा सूरी से मिलने का जो उद्देश्य था, वह दार्शनिक विषयों पर यानी सब्जेक्ट पर विचार विमर्श करना था। तो यह 3 तथ्य आपको दिमाग में बैठाना है कि जीन प्रभा सूरी से मिला, कौन? मोहम्मद बिन तुगलक मिला, और इसके बाद उनसे प्रभावित भी हुआ, दर्शन के मुद्दों पर डिस्कशन किया, बात किया, और फिर गौशाला के निर्माण के लिए धन भी दिया, जिसके बारे में उल्लेख बरियागढ़ अभिलेख से मिलता है। ओके, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, मंगोल नेता तर्मासिरीन के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? ओके, तर्मासिरीन के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने लायक ये प्रश्न है, आना चाहिए। मंगोल नेता, ओके, तर्मासिरीन के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? ऑप्शन ए कह रहा है अल्तुतमिश, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी कैकुबाद, और ऑप्शन डी कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही जो आक्रमण होगा, सही जो आंसर होगा वह डी होगा। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में तर्मासिरीन भारत पर आक्रमण किया था। ओके, और उस समय दिल्ली का जो शासक था मोहम्मद बिन तुगलक था। लेकिन यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि फरिश्ता, इस बात का इतिहासकार फरिश्ता एक है, इस बात का उल्लेख करता है, ओके, कि तर्मासिरीन जब भारत पर आक्रमण किया था, मोहम्मद बिन तुगलक इसके आक्रमण को रोकने के लिए ओके क्या कार्य किया? सेना नहीं भेजा। ओके, तो क्या भेजा? इसे रिश्वत दिया, ध्यान रखना, घूस दिया, इसे रिश्वत दिया। ओके, और क्यों? क्योंकि भारत पर जो आक्रमण करते थे मंगोल लोग, वह या कोई भी आक्रमणकारी आता था तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? धन की प्राप्ति। इसलिए भारत पर आक्रमण किया था। और मोहम्मद बिन तुगलक की स्थिति उस समय अच्छी नहीं थी। फरिश्ता के अनुसार जिस समय यह आक्रमण किया, वह समय बताता है 1329, 28-29 का समय था। और इस समय मोहम्मद बिन तुगलक की स्थिति थोड़ा सा स्ट्रांग नहीं थी। ओके, राजधानी परिवर्तन, तो दिल्ली भी अस्त व्यस्त था। इसलिए इसने क्या किया कि इसको फरिश्ता के अकॉर्डिंग 5000 रुपये दिनार, ध्यान रखना है, स्वर्ण मुद्रा दे करके इसे क्या किया? वापस किया। इसलिए आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक किस मंगोल नेता को भारत से वापस जाने के लिए रिश्वत दिया, और रिश्वत कितना दिया? 5000 दिनार दे करके इस तर्मासिरीन के आक्रमण को विफल किया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो यह सही आंसर क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक। इतिहासकार फरिश्ता इस बात का उल्लेख करता है कि 1329 में तर्मासिरीन ने आक्रमण किया था और मोहम्मद बिन तुगलक की स्थिति उस समय अच्छी नहीं थी। इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया कि 5000 दिनार रिश्वत देकर तर्मासिरीन के आक्रमण को विफल किया, और तर्मासिरीन गो बैक हो गया, वापस चला गया धन लेकर के। इसलिए आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। आगे एक पॉइंट देख लेते हैं। इल्तुतमिश के समय में चंगेज, मंगोल नेता चंगेज खां का आक्रमण हुआ था, यह भी आपसे पूछा जाता है। और वह समय जो है 1220-21 में, हालांकि 21 में वह वापस चला गया, 20-21 में, 20 में आया, 21 में वापस चला गया। तो चंगेज खां का, यानी भारत पर पहला जो मंगोलों का आक्रमण था चंगेज खां का था, और वह इल्तुतमिश के समय में हुआ था।
ओके, ख्वारिज्म के शाह का पीछा करते हुए वह सिंध नदी तक आ गया था। और आगे अगले प्रश्न में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर आप लोग इतना ही जानिए कि इल्तुतमिश के समय में पहला मंगोल आक्रमण चंगेज खां के नेतृत्व में हुआ और वह सिंध नदी तक आया था। ओके, जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए ख्वारिज्म का शासक का वह पुत्र था और सिंध नदी से ही चंगेज खां जब वह वापस चला गया तो चंगेज खां भी उसका पीछा करते हुए चला गया। हालांकि चलिए थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन मैं कर देता हूं कि जो मांगबरनी था भारत आया सिंध नदी, क्योंकि मंगोलों ने आक्रमण किया था तो वह अपना जान बचा करके भागा भारतीय सीमा की ओर। और उस समय दिल्ली का जो शासक थे, सुल्तान थे, वह इल्तुतमिश थे। इल्तुतमिश से वह शरण मांगा, लेकिन इल्तुतमिश को यह लगा कि अगर हम इसे शरण देते हैं तो आओ बैल में हुई मार, यानी चंगेज का भारत पर आक्रमण कर देगा और फिर अभी हमारा भारत में तुर्की साम्राज्य स्टेबल भी अच्छे से नहीं हुआ और उखड़ जाएगा। यानी चंगेज खां एक मिलिटेंट था, लड़ाका था, उससे इल्तुतमिश संभवतः हार जाते तो भारत की राजनीतिक जो स्थिति है, सिनेरियो है, वह और कुछ अलग होती। इसलिए मोहम्मद बिन इल्तुतमिश ने क्या किया, बड़ा दूरदर्शिता से काम लिया और उसने मांगबरनी को पत्र लिख करके भेज दिया। बोला कि भारत, आप ठंडे प्रदेश के रहने वाले हैं, ख्वारिज्म के, और भारत की जलवायु आपके लिए उपयुक्त नहीं है, प्लीज गो बैक, यानी आप चले जाइए। तो मांगबरनी को जब यह आंसर मिला तो वह फिर वापस चला गया और फिर उसका पीछा करते हुए चंगेज खां भी चला गया। तो चंगेज खां, बलबन भी उत्तर पश्चिम मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षा के लिए उत्तर पश्चिम क्षेत्रों का प्रबंध किया था, किलों को मरम्मत करवाया था, सैनिकों को रखा था। कैको बाद एक वीक था, बलबन के बाद गद्दी पर बैठा था। ओके, इसके समय में कोई मंगोल आक्रमण का उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के समय में तर्मासरीन का आक्रमण हुआ था और फरिश्ता के अनुसार 1329 ईस्वी में, और मोहम्मद बिन तुगलक इसे 5000 दिनार की रिश्वत देकर, पेशकश देकर इसे वापस कर दिया। इस प्रकार तर्मासरीन यानी मंगोल नेता तर्मासरीन का आक्रमण इस प्रकार विफल हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आना चाहिए। ओके, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। पढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न कह रहा है, कौन विद्वान आब्लिक व्यक्ति मोहम्मद बिन तुगलक का समकालीन नहीं था। ओके, प्रश्न को एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं। कौन विद्वान यानी व्यक्ति मोहम्मद बिन तुगलक का समकालीन नहीं था। तो मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक वंश का रूलर था। ऑप्शन में कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक का समकालीन इसमें से कौन नहीं है। ए कह रहा है मिनहाजुद्दीन सिराज, बी कह रहा है जियाउद्दीन बर्नी, सी कह रहा है इब्न बतूता और डी कह रहा है इशामी। ओके, और ये जो है मिनहाजुद्दीन सिराज, इनको मिनहाज उस सिराज भी इन्हीं को कहा जाता है, बुकों में लिखा रहता है। ओके, तो मिनहाज उस सिराज अथवा मिनहाजुद्दीन सिराज यही है। तो मिनहाज उस सिराज अथवा मिनहाजुद्दीन सिराज, जियाउद्दीन बर्नी, इब्न बतूता और इशामी। मोहम्मद बिन तुगलक का समकालीन कौन नहीं इसमें से था। तो यहां पर ध्यान रखना है कि जियाउद्दीन बर्नी जो है मोहम्मद बिन तुगलक का समकालीन है। मोहम्मद बिन तुगलक का समकालीन है। कैसे समकालीन है? इसलिए कि यह मोहम्मद बिन तुगलक का सलाहकार आब्लिक सचिव भी रहा है। कितने वर्ष तक? 17 वर्ष तक, जिसे नादिम कहते हैं, जिसे फारसी शब्द है नादिम। सलाहकार अथवा सचिव था। तो यह तो था। ओके, यानी जियाउद्दीन बर्नी मोहम्मद बिन तुगलक का समकालीन था। प्रश्न कह रहा है कौन समकालीन नहीं था। हमें समकालीन कौन नहीं उसी को निकालना है। आगे कर सी कह रहा है इब्न बतूता। इब्न बतूता भी मोहम्मद बिन तुगलक का समकालीन था। ओके, और यह
मोरक्को का रहने वाला था। आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाता है, मोरक्को देश का रहने वाला था और मोरक्को देश अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट से तात्पर्य है अफ्रीका महाद्वीप। ओके, तो मोरक्को देश का था और मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था। यह भारत आया था या दिल्ली आया था कह लीजिए, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन विदेशी यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के शासन मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, तो यह इब्न बतूता ही है। इसके बाद ईशामी भी मोहम्मद बिन तुगलक का समकालीन है। यह भी समकालीन है और मोहम्मद बिन तुगलक से ईशामी काफी नाराज रहता है, इसलिए कि राजधानी परिवर्तन के समय ईशामी यानी विद्वान भी है, व्यक्ति भी है, इसके दादा इजुजुद्दीन ईशामी की रास्ते में मृत्यु हो गई थी, इसलिए यह बहुत नाराज रहता है मोहम्मद बिन तुगलक से। ओके, तो इसका मतलब यह है कि जियाउद्दीन बरनी, इब्न बतूता और ईशामी मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन रहे। जबकि मिनहाज उस सिराज या मिनहाजुद्दीन सिराज समकालीन नहीं रहा है, तो इसका सही आंसर क्या, यही प्रश्न पूछ रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक का समकालीन नहीं था, तो मिनहाजुद्दीन सिराज नहीं रहेगा। मिनहाजुद्दीन सिराज की अगर हम लोग बात करें तो मिनहाजुद्दीन सिराज जो है गुलाम शासकों के समय में था, गुलाम वंश के शासकों के समय में था और वह भी नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में यह दिल्ली के काजी के पद पर भी नियुक्त था। ओके, तो इसमें से इस प्रश्न के अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा कि मिनहाज उस सिराज या मिनहाजुद्दीन सिराज मोहम्मद बिन तुगलक का समकालीन नहीं रहेगा, जबकि जियाउद्दीन बरनी, इब्न बतूता और ईशामी मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन यह तीनों हैं। ओके, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन यह तीनों हैं और जबकि मिनहाजुद्दीन सिराज यह नहीं रहेगा। ओके, तो यह भी क्वेश्चन आप लोग जानते रहिएगा। इब्न बतूता मोरक्को देश का किसके समय में आया, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया, यह भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। और ईशामी को भी पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में थे, किसके समकालीन थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में थे। मोहम्मद बिन तुगलक के राजधानी परिवर्तन के बारे में उल्लेख करता है, उसकी योजनाओं के बारे में उल्लेख करता है। ओके, और हिंदुओं के त्यौहार होली में जो पार्टिसिपेट करता है उसका भी उल्लेख करता है, यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न के अकॉर्डिंग इतने तथ्यों पर भी हम लोगों ने डिस्कशन किया जो आपके एग्जाम से संबंधित या जो प्रश्न बनेंगे इतने संदर्भों से और प्रश्न बन सकते हैं, तो यह आप ध्यान रखिएगा। ओके, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान जिसने होली के त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेता था। ओके, प्रश्न तो बहुत आसान सा है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बार बार आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न को एक बार फिर देख लेते हैं हम लोग। दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जिसने होली के त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेता था। ऑप्शन ए है अल्ततमिश, ऑप्शन बी कह रहा है रजिया, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी एंड ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, तो इसका जो सही आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक होगा। मोहम्मद बिन तुगलक होगा यह, और यह तुगलक वंश का शासक था। ओके, तुगलक वंश का शासक था और इसका टाइम पीरियड जो था यानी शासनकाल जो था 1325 से 1351 तक इसका शासनकाल था और यह बहुत उदार प्रवृत्ति का था, पढ़ा लिखा था, योग्य था। ओके, और दिल्ली के लगभग सभी सुल्तानों में सबसे अधिक योग्य और पढ़ा लिखा था और योग्यता से तात्पर्य एजुकेटेड था। ओके, तो इसने हिंदुओं के त्यौहार होली में यह भाग लेता था। हिंदुओं के जो त्यौहार होली है, होली के त्यौहार में यानी सार्वजनिक उत्सव में यह भाग लेता था और यह लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान है। ये भी ध्यान रखना है कि इसके पूर्व किसी सुल्तान ने होली के त्यौहार में भाग नहीं लिया था और इसके बाद के भी सुल्तानों ने
हिंदुओं के त्यौहार होली के उत्सव में सार्वजनिक रूप से मतलब भाग नहीं लिया था या पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक। अब इस बात को हम लोग देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक हिंदुओं के होली के त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेता था, इस बात का उल्लेख कौन करता है? ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो इस बात का उल्लेख जो इतिहासकार इशामी है, इतिहासकार इसामी करता है। यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इतिहासकार इशामी कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक हिंदुओं के त्यौहार होली में पार्टिसिपेट करता था या भाग लेता था। ओके, तो इससे संबंधित इतने पॉइंट आपके मिले कि मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था जो होली के त्यौहार में भाग लेता था। इसका शासनकाल 1325 से 1351 तक था। तुगलक वंश का शासक था और होली के त्यौहार में सम्मिलित होने का जो उल्लेख करता है वह इतिहासकार इशामी करता है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोग आगे डिटेल में अगले प्रश्नों में डिस्कशन करेंगे। दिल्ली सल्तनत का एक शक्तिशाली शासक था और रजिया जो है यह प्रथम दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका थी या सुल्तान थी, मतलब पहली स्त्री सुल्तान थी। यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। और इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इसे माना जाता है। वास्तविक संस्थापक इसे कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। ओके, तो इतने पॉइंट हम लोगों ने डिस्कशन किया और प्रश्न के अकॉर्डिंग जो आंसर है, दिल्ली का कौन सुल्तान था जिसने होली के त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेता था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। और यह दिल्ली का प्रथम शासक था और इस बात का होली के त्यौहार में भाग लेने का उल्लेख इतिहासकार इशामी करता है। ओके, पढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे काजी के पद पर नियुक्त किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत का शासक मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे काजी के पद पर नियुक्त किया था? यही प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। काजी के पद पर नियुक्त किया था। ऑप्शन कह रहा है इब्न बतूता को, बी कह रहा है जियाउद्दीन बर्नी को, ऑप्शन सी है इशामी को और ऑप्शन डी है अमीर खुसरो को। तो इसका सही आंसर होगा ए, इब्न बतूता को। ओके, इसका सही आंसर होगा ए, इब्न बतूता को उसने काजी के पद पर, दिल्ली के काजी के पद पर नियुक्त किया था। और यह इब्न बतूता इस पद पर लगभग 7 वर्ष तक रहा। काजी के पद पर 7 वर्ष तक नियुक्त रहा। ओके, 7 वर्ष तक नियुक्त रहा। और इसी दौरान थोड़ा मोहम्मद बिन तुगलक साइंटिफिक पढ़ा लिखा व्यक्ति था, तार्किक क्षमता वाला व्यक्ति था, इसीलिए धर्म की तरफ उसका काफ़ी झुकाव, यानी शरअ के नियमों की तरफ काफ़ी झुकाव नहीं रहता था। तो इसीलिए एक बार क्या हुआ कि इब्न बतूता न्यायिक कार्य करते समय कुछ त्रुटि कर दिया, यानी धर्म के अनुकूल चला गया और मोहम्मद बिन तुगलक उससे नाराज हो गया और इस इब्न बतूता को वह 3 सप्ताह तक, लगभग 1 माह तक जेल में भी डाल दिया था, यानी इन्हें बंदी गृह में भी डाला था। ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि एक तो काजी के पद पर नियुक्त भी किया था और इनसे नाराज हो गया तो बंदी गृह में भी डाला था, जिसका उल्लेख रहला में किया गया है जो इब्न बतूता की बुक है। तो 3 सप्ताह तक जेल में भी इनको डाले हुए था या कैद खाने में सजा भी दिया था। ओके, इसके बाद यह देख लेते हैं कि इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था। मोरक्को से तात्पर्य है अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप का रहने वाला था और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में यह भारत आया था।
यानी मोहम्मद बिन तुगलक के ही समय में यह भारत आया था और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे काजी के पद पर नियुक्त किया था। और यही आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसे काजी के पद पर नियुक्त किया था, तो इब्न बतूता को किया था। लगभग 7 वर्षों तक इस पद पर था। ओके, और एक बार मोहम्मद बिन तुगलक इनसे नाराज हो गया तो बंदी गृह में भी, कारागार में भी डाल दिया था। यह मोरक्को का रहने वाला था। भारत मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भी आया था और इसी को इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना एम्बेसडर यानी राजदूत बनाकर चीन भी भेजा था। ओके, तो चीन भी मोहम्मद इब्न बतूता को भेजा था। तो इतने पॉइंट यह इंपॉर्टेंट है कि रहने वाला मोरक्को का था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में यह भारत आया था। ओके, काजी के पद पर भी नियुक्त हुआ, बंदी गृह में भी डाला गया था सजा के रूप में, और चीन, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे चीन भी भेजा था अपना एम्बेसडर बना करके। और जब चीन से वापस आया तो फिर मोहम्मद बिन तुगलक से आज्ञा लिया अपने देश वापस जाने की और फिर मोरक्को अपने देश चला गया और अपना यात्रा वृतांत रहला नामक पुस्तक यानी बुक में लिपिबद्ध करवाया। ओके, तो यह इतने से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी कह रहा है जियाउद्दीन बर्नी भी मोहम्मद बिन तुगलक का समकालीन रहा है। ओके, और इशामी भी इसका समकालीन रहा है। अमीर खुसरो और इसामी भी इतिहासकार रहा है। ओके, और अमीर खुसरो भी एक विद्वान भी था, लेखक भी था, और यह अलाउद्दीन खिलजी के समय में ये कह लीजिए कि यह 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन संख्या बढ़ भी जाएगी क्योंकि अगले प्रश्न में हम अमीर खुसरो कितने सुल्तानों का शासनकाल को देखा, उन सुल्तानों का नाम लिख करके आपको समझा देंगे। लेकिन यहाँ पर इतना जानते रहिएगा कि सबसे अधिक दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का शासनकाल देखा, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसमें आंसर 7 ही रहता है मैक्सिमम। तो लगभग 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा और सबसे उर्वरा काल इसका जो गोल्डन पीरियड कह लीजिए या सुनहरा स्वर्णिम काल कह सकते हैं, यह अलाउद्दीन खिलजी का था। ओके, तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस प्रश्न के संदर्भ से, इतने तथ्यों पर हम लोगों ने डिस्कशन किया और इतने तरह से प्रश्न और बन सकते हैं। ओके, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हिंदू धर्म में प्रचलित शीतला देवी की पूजा पर, ओके, शीतला देवी की पूजा पर किस शासक ने रोक लगाया था? तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, और अभी तक एग्जाम में पूछा नहीं गया है, आने की संभावना है। हिंदू धर्म में प्रचलित शीतला देवी की पूजा पर किस शासक ने रोक लगाया? ऑप्शन ए अल्तुतमिश, ऑप्शन बी कह रहा है बलबन, और सी है अलाउद्दीन खिलजी, और ऑप्शन डी कह रहा है सिकंदर लोदी। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, इल्तुतमिश तो दिल्ली सल्तनत में का वास्तविक संस्थापक है और उस समय स्थितियाँ ऐसी नहीं थी कि वह हिंदू धर्म के, क्योंकि अभी नया नया राज्य तुर्की राज्य भारत में या मुस्लिम राज्य भारत में स्थापित हुआ था, तो इल्तुतमिश इस रूप में अभी नहीं था, इस स्थिति में नहीं था कि हिंदू धर्म में देवी देवताओं के वर्शिप यानी पूजा पर रोक लगा दे, तो इल्तुतमिश इसमें हो ही नहीं सकता। ओके, दूसरी बात, बलबन जब गद्दी पर बैठा तो उसने अपनी शक्ति को ही स्ट्रांग करने में रहा और अपने साम्राज्य को संगठित करने में रहा, अपनी शक्ति को और राजत्व सिद्धांत को स्ट्रांग करने में रहा, इसलिए कि जो राजा के पद की गरिमा गिर चुकी थी। ओके, इसलिए हिंदू धर्म में देवी देवताओं पर के बारे में उसने किसी प्रकार के जो वर्शिप है या पूजा पाठ है उस पर रोक नहीं लगाया, तो बलबन भी नहीं होगा। अलाउद्दीन खिलजी का धर्म के तरफ कोई विशेष झुकाव नहीं रहता था। अलाउद्दीन के नज़र में साम्राज्य ही सबसे महत्वपूर्ण धर्म था। ओके, इसलिए वह साम्राज्य को महत्व देने के लिए इतना महत्व दिया कि इस्लाम धर्म के नियम यानी शरा का भी उल्लंघन कर दिया। ये तो हिंदू धर्म की तो बात ही अलग है। ओके, लेकिन हिंदू धर्म में किसी देवी देवता पर उसने पूजा पाठ पर रोक नहीं लगाया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं, लास्ट है सिकंदर लोदी, तो इसका सही आंसर होगा सिकंदर लोदी। कट्टर था, कट्टर सुन्नी मुसलमान शासक था।
हिंदू माँ के गर्भ से उत्पन्न हुआ था, इसलिए यह दिखा रहा था, इसको दिखाना था कि हम एक कट्टर हिंदू माँ के गर्भ से, कोख से जन्म भले लिए हैं, लेकिन एक कट्टर सुन्नी मुसलमान है और शरा के नियमों अनुसार हम शासन करेंगे। इसलिए हिंदू धर्म में शीतला माता देवी की पूजा पर उसने रोक लगा दिया। इसलिए रोक लगा दिया कि भारतीय समाज में या भारत में एक प्रचलन है कि इन्हें चेचक की देवी माना जाता है। ओके, कि हिंदू धर्म में चेचक माता आज भी भारतीय समाज में प्रचलन में है कि चेचक निकल जाती है। अब तो साइंटिफिक रीजन लोगों को पता हो गया है, लेकिन फिर भी जहाँ पे कम एजुकेशन है या फिर कुछ इस तरह के सामाजिक है जहाँ पर थोड़ा सा संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं, तो वहाँ पर शीतला माता देवी की पूजा की जाती है। इन्हें चेचक की देवी माना जाता है, इस रूप में इनकी मान्यता, इनकी पूजा की जाती है। और भारतीय धर्म में या भारतीय समाज में इसलिए इनका महत्वपूर्ण स्थान है। और सिकंदर लोदी इसे अंधविश्वास माना, सुपरस्टिशन माना, इसलिए इनकी पूजा पर क्या किया, रोक लगा दिया। शीतला देवी माता के पूजा पर रोक लगा दिया और रोक लगाने वाला यह सिकंदर लोदी था। ओके, सिकंदर लोदी यही नहीं किया। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, यमुना नदी में यानी मथुरा के क्षेत्रों में यमुना नदी में लोग स्नान करके भगवान कृष्ण या मंदिरों की पूजा करते थे, उस पर इसने रोक लगा दिया था। यमुना नदी में स्नान करने पर भी रोक लगा दिया था हिंदुओं को। ओके, तो इस प्रकार यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और मथुरा के क्षेत्रों में यमुना नदी में स्नान करने पर भी इसने रोक लगाया था। तो यह सब बड़े इंपॉर्टेंट तथ्यों पर हम लोग डिस्कशन करते जा रहे हैं, जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इस सेशन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिन पर हम लोगों ने डिस्कशन किया, और फिर इसी तरह इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला के साथ हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।